बहुत समय पहले की बात है। रामपुर नामक गांव में सपना, काजल और दिव्या तीन बहनें अपनी माँ विनीता के साथ रहा करती थी। सपना और काजल तो दिखने में बहुत ज्यादा सुंदर थी, उनकी सुंदरता में कोई कमी नहीं थी। लेकिन सबसे छोटी बेटी दिव्या, वह रंग रूप में सपना और काजल की तरह सुंदर नहीं थी, क्योंकि वह सांवली थी, जिस वजह से सपना और काजल उसका बहुत मजाक उड़ाया करती थी। उसे अपनी बहन नहीं समझती थी। एक दिन सपना और काजल की फ्रेंड का जन्मदिन था और दोनों बहनें सुंदर सुंदर फ्रॉक पहनकर अपने हाथों पर नेल पॉलिश लगा रही थी। तभी वहाँ पर दिव्या आती है और अपनी दोनों बहनों से कहती है, सपना और काजल दीदी, लगता है आप सुमन के बर्थडे पार्टी में जा रही हैं। वह आपकी बहुत अच्छी दोस्त है ना? दीदी, मेरी तो कोई दोस्त ही नहीं है। मेरे रंग रूप की वजह से कोई मुझसे दोस्ती ही नहीं करता और आप भी मुझसे ठीक तरह से बात नहीं करती। मेरा पार्टी में जाने का बहुत दिल कर रहा है। क्या मैं भी आपके साथ आपकी फ्रेंड के जन्मदिन पार्टी में जा सकती हूँ? तूने अपनी शक्ल देखी है? काली कलूटी, ऐसा लगता है जैसे कोयले से अभी निकल कर आई है। और हम दोनों बहन कितनी ज्यादा गोरी हैं, बिल्कुल दूध की तरह। हम तुझे अपने साथ ले जाकर अपनी इंसल्ट नहीं कराना चाहते, इसलिए चुपचाप घर में रहकर घर का काम कर। तू सिर्फ और सिर्फ इसी लायक है, पार्टी या शादी में जाने के लायक नहीं। हाँ हाँ काजल, कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि माँ हमसे झूठ बोलती है कि ये हमारी बहन है। मुझे तो ये अपनी बहन कहीं से नहीं लगती। माँ भी गोरी, हम दोनों बहन भी गोरे, सिर्फ और सिर्फ यही है काली कलूटी। जरूर माँ हम सबसे झूठ बोलती है, इसे कचरे के डब्बे से उठा के लेकर आई होंगी। ऐसा कहकर दोनों बहनें हंसने लगती हैं। इसी तरह सपना और काजल बेचारे दिव्या का मजाक उड़ा रही थी। उसे बहुत बुरा लगता है और वह रोने लगती है। दिव्या की रोने की आवाज सुनकर विनीता वहां आ जाती है। तभी वह सपना और काजल से कहती है, सपना और काजल, यहाँ पर क्या हो रहा है? दिव्या इतना क्यों रो रही है? जरूर तुम दोनों ने इसे कुछ कहा होगा। चलो जल्दी बताओ, यहाँ पर क्या हुआ है? मम्मी, आपको पता है ये काली कलूटी हमारे साथ हमारी फ्रेंड के बर्थडे पार्टी में जाना चाहती है। अब आप ही बताइए, हम दोनों इतने ज्यादा सुंदर और हम अपने साथ इस काली कलूटी को कैसे लेके जा सकते हैं? हमारे वहाँ पर कितनी इंसल्ट हो जाएगी। बस हमने इसे इसकी औकात बता दी तो रोने लगी। इसमें हमारी क्या गलती है? हमें तो कोई शौक नहीं है इस काली कलूटी बदसूरत लड़की को अपने साथ ले जाकर अपने इंसल्ट कराने का। क्यों काजल, मैं सही कह रही हूँ ना? हाँ हाँ सपना, तुम 100% बिल्कुल ठीक कह रही हो। चल पार्टी में जाने के लिए देर हो रही है। सपना और काजल के मुंह से दिव्या के बारे में यह अनाप शनाप सुनकर विनीता को बहुत गुस्सा आता है और वह दोनों को जोर जोर से थप्पड़ मारती है और उनसे कहती है, सपना और काजल, तुम दोनों इसकी बड़ी बहन हो और तुम बड़ी बहन होकर दिव्या के साथ ऐसा बर्ताव करती हो। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। मैंने तुम्हें यह संस्कार तो नहीं दिए कि अपने से छोटों को इस तरह से अपमान करो। देखो, अब तक जो भी तुमने दिव्या के साथ किया उसे मैं बदल तो नहीं सकती, लेकिन अब मैं दिव्या के साथ कुछ गलत होने नहीं दूंगी। तुम्हें अच्छा लगे या बुरा, तुम दिव्या को अपने साथ अपनी फ्रेंड के बर्थडे पार्टी में लेके जाओगी। अगर नहीं लेके गई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ लेना। अपनी माँ के कहने पर काजल और सपना दिव्या को अपने साथ अपनी फ्रेंड के बर्थडे पार्टी में ले जाने के लिए तैयार हो जाती हैं। तभी दिव्या अपने लिए एक सुंदर फ्रॉक निकालती है, उसे पहनती है। उसके बाद लिपस्टिक लगाती है, हाथ पर नेल पॉलिश लगाने लगती है। दिव्या को नेल पॉलिश लगाते हुए देखकर तभी सपना और काजल हंसने लगती हैं। सपना, देख तो ये काली बंदरी किस तरह से तैयार हो रही है। चाहे कितनी भी अच्छे से तैयार हो जाए, लेकिन लगेगी तो ऐसी की ऐसी ही जैसी है। काली कलूटी बदसूरत हमारी तरह सुंदर तो नहीं हो जाएगी। और ये देख सपना, इसके काले हाथों पर ये नेल पॉलिश कैसी लग रही है और लिपस्टिक तो ऐसी लग रही है जैसे किसी बंदरिया ने लगा ली हो। काजल यार सोच, जब ये बदसूरत लड़की हमें ऐसी लग रही है तो हमारी फ्रेंड हमारा कितना मजाक उड़ाएंगे। लेकिन माँ ने कह दिया तो इसे लेकर भी जाना पड़ेगा। मुझे तो बहुत गुस्सा आ रहा है। पता नहीं इस काली कलूटी से हमारा पीछा कब छूटेगा। चलो, बहुत देर होगी तुझे तैयार होते हुए। ये नेल पॉलिश मुझे दे, सुंदर तो नहीं हो जाएगी तो इसे लगाकर। ऐसा कहकर सपना दिव्या के हाथ से नेल पॉलिश छीन कर रख देती है और उसे नेल पॉलिश नहीं लगाने देती। दिव्या फिर भी खुश होकर उनके साथ बर्थडे पार्टी में जाने के लिए तैयार हो जाती है। तीनों बहन पार्टी में चली जाती हैं। तभी दिव्या को देखकर काजल और सपना की फ्रेंड हंसने लगती हैं और उनसे कहती हैं, अरे यार सपना और काजल, तुम्हारे साथ ये काली कलूटी काली बंदरिया कौन है? आज से पहले तो हमने तुम्हारे साथ कभी इतनी काली और बदसूरत लड़की देखी नहीं, फिर आज तुम अपने साथ किसे लिए घूम रही हो? वैसे तुम्हें इतनी शानदार पार्टी में इसे लेकर आना नहीं चाहिए था। हमारी पार्टी में ग्रहण लग गया।
छोड़ ना यार, अच्छा हुआ अपने साथ ऐसी काली कलौटी लड़की को लेकर आ गई। अब हमारी पार्टी पर नजर लगने से बच जाएगी। समझ लेंगे कि काला टीका यहाँ आकर खड़ा हो गया। वैसे सपना और काजल, तुम्हें काला टीका मिला कहाँ पर है? वो अरे नहीं यार सोनम, तुझे तो पता ही है कि हम दोनों बहनें कितनी अच्छी हैं। ये हमारी नौकरानी की बेटी है और ये कभी पार्टी वगैरह में गई नहीं। हमें लगा चल तेरी पार्टी तो कितनी बड़ी होने वाली है, इसे वहाँ लेकर चलते हैं। बस इसलिए अपना बड़ा दिल कर इस काली कलौटी बदसूरत लड़की को अपने साथ लेकर आ गए। बस यही बात है और तो कुछ नहीं। ठीक है, जब तुम अपनी नौकरानी की बेटी को इस पार्टी में लेकर ही आ गई हो तो अब कर भी क्या सकते हैं। वैसे तुम्हें अपने नौकरों को इतना सर पर चढ़ा कर नहीं रखना चाहिए, इसे कहीं दूर बिठा दो। ऐसा कहकर सोनम वहाँ से चली जाती है। सोनम के जाने के बाद सपना दिव्या को जोर से थप्पड़ मारती है और दिव्या को वहाँ ले जाती है और उससे कहती है, दिव्या की बच्ची, देखा तूने किस तरह से सभी फ्रेंड्स हमारे ऊपर हंस रही थी। अब तो चुपचाप यहाँ रहकर हमारा इंतजार करना जब तक पार्टी खत्म नहीं हो जाती। बहुत शौक था ना तुझे पार्टी में आने का, और खबरदार माँ से अगर तूने हमारी शिकायत लगाई। सपना, तूने देखा किस तरह से सब हमारे ऊपर हंस रहे थे, हमारी कितनी इंसल्ट हो रही थी। सपना और काजल दीदी, वह सब लड़कियां तो मेरे ऊपर हंस रही थी, मेरा मजाक उड़ा रही थी, मुझे काली कलौटी बदसूरत कह रही थी। इस सब में तुम्हारी इंसल्ट कहाँ हो रही थी? दीदी, आज से पहले आपने मेरा कितना मजाक उड़ाया, मुझे इतना बुरा कभी नहीं लगा। लेकिन जब आपने मुझे उनके सामने अपनी नौकरानी की बेटी बताया, मुझे बहुत दुख हुआ। आज से पहले इतना दुख मुझे कभी नहीं हुआ। आप पार्टी में जाइए, मैं यहाँ बैठकर आपका इंतजार कर लूंगी और माँ से भी कुछ नहीं कहूँगी। ऐसा कहकर दिव्या रोने लगती है, लेकिन सपना और काजल दोनों बहुत ही कठोर स्वभाव की थी। उन्हें दिव्या के आंसुओं से कोई फर्क नहीं पड़ता और वह उसे इतनी तेज गर्मी में बाहर धूप सड़क के किनारे अकेला छोड़कर पार्टी में चली जाती हैं। उनके जाने के बाद दिव्या फूट फूट कर रोती है। मुझे कोई भी दोस्ती करना पसंद नहीं करता, सिर्फ मेरे काले रंग की वजह से। और मेरी बहनें भी मुझे अपने साथ कहीं नहीं लेके जाती। माँ के कहने पर वह पार्टी में लेकर आ तो गई, लेकिन मुझे यहाँ से भी बाहर निकाल दिया। सब मेरे काले रंग के ऊपर कितना हंसते। अगर ऊपर वाले मुझे तो थोड़ा सा गोरा बना देता तो कितना अच्छा होता। मेरी भी कितनी सारी फ्रेंड्स होती, मैं भी पार्टी में एंजॉय किया करती। लेकिन मेरी किस्मत में तो ऐसा कुछ भी नहीं लिखा। लगता है मैं तो सिर्फ और सिर्फ लोगों के ताने खरी खोटी बातें सुनने के लिए ही पैदा हुई हूँ। मुझे तो पता नहीं कि आखिरी बार खुशी कब मिली होगी। ऐसा कहकर दिव्या बहुत रोती है। तभी उसे किसी और की भी रोने की आवाज आती है। दिव्या वहाँ जाकर देखती है तो एक पेड़ रो रहा था। तभी वह पेड़ दिव्या से कहता है, मुझे बहुत तेज प्यास लगी है, मुझे इतनी गर्मी में कोई पानी पिलाने वाला नहीं है। मैंने काफी समय से पानी नहीं पिया, क्या तुम मुझे पानी पिला सकती हो? दिव्या तुरंत नदी के पास जाती है, वहाँ से एक घड़े में पानी लेकर आती है और पेड़ को पानी पिला देती है। उसके बाद दिव्या थोड़ा और आगे चलती है तो एक बूढ़ी औरत के पास बहुत सारा सामान था, उनसे चला भी नहीं जा रहा था। तभी दिव्या उनके पास जाती है, उनकी पोटली का सारा सामान अपने सर पर रखती है और उनके घर तक उन्हें छोड़कर आती है। तभी वह बूढ़ी औरत दिव्या से कहती है, बेटा तुम कितनी अच्छी हो, तुमने मेरी कितनी मदद की, मेरा इतना सारा सामान मेरे घर तक लेकर आई। तुम बहुत अच्छी हो, तुम्हारा दिल बहुत सुंदर है, वरना आज के टाइम में कौन किसकी मदद करता है। मैंने देखा किस तरह से तुमने उस सूखे पेड़ को पानी पिलाया, उसकी मदद की और उसके बाद मेरी भी मदद की। तुम्हारा दिल बिल्कुल शीशे की तरह साफ है। मगर बेटा तुम इतनी उदास क्यों हो? अम्मा जी, सब मेरे काले रंग का बहुत मजाक उड़ाते हैं। मेरी बहनें भी मुझसे प्यार नहीं करती, बस इसी वजह से उदास हूँ। बेटा तुम इतनी उदास क्यों होती हो? मैं तुम्हें अपने जादुई सोने और चांदी के नेल पॉलिश के कुएं के पास लेकर चलती हूँ, आओ मेरे साथ चलो। ऐसा कहकर वह बूढ़ी औरत दिव्या को अपने साथ जंगल में बने एक कुएं के पास लेकर जाती है, जिसके अंदर से बहुत सुंदर सुंदर जादुई सोने और चांदी की नेल पॉलिश निकल कर आती है। तभी वह बूढ़ी औरत एक एक जादुई सोने और चांदी की नेल पॉलिश दिव्या को देती है और उससे कहती है, बेटा
जादुई चांदी की नेल पॉलिश लगाने से तुम बहुत ज्यादा सुंदर हो जाओगे। और जादुई सोने की नेल पॉलिश, इस जादुई सोने की नेल पॉलिश को जो भी कोई लगाता है, अगर कोई चल नहीं सकता, हाथ उठा नहीं सकता, वह लगाएगा तो उसके हाथ पैर बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। यह लो दोनों नेल पॉलिश तुम अपने पास रखो। तुम्हें जादुई कुएं की सोने चांदी की नेल पॉलिश सिर्फ और सिर्फ इसलिए मिल रही है क्योंकि तुम बहुत अच्छी हो, हमेशा दूसरों की मदद करती हो। इन्हें अपने पास रखना, हमेशा खुश रहना, ऐसे ही दूसरों की मदद करते रहना बेटा। दिव्या जैसे ही वह जादुई चांदी की नेल पॉलिश लगाती है तो वह बहुत ही ज्यादा सुंदर हो जाती है। खुद को इतना ज्यादा सुंदर देखकर वह बहुत खुश होती है और खुशी खुशी घर चली जाती है। घर जाने के बाद दिव्या देखती है कि घर पर तो कोई भी नहीं है। तभी उसे पड़ोसियों से पता चलता है विनीता, काजल और सपना के साथ हॉस्पिटल में है। यह सुनकर दिव्या घबरा जाती है और तुरंत हॉस्पिटल जाती है। वहाँ जाकर दिव्या देखती है तो सपना और काजल हॉस्पिटल बेड पर लेटी थी। तभी वह अपनी माँ से कहती है, माँ, सपना और काजल दीदी को क्या हुआ है? बेटा, पार्टी खत्म होने के बाद दोनों बहनें अपने फ्रेंडों के साथ पहाड़ी पर घूमने गईं। तभी वहाँ पर तूफान आया और तुम्हारी बहनें पहाड़ी से नीचे गिर गईं। डॉक्टर कह रहे हैं अब तुम्हारी बहन कभी चल नहीं सकती और न ही अपने हाथ से खाना खा सकती हैं। उनके हाथ पैर पूरी तरह से टूट चुके हैं। मगर बेटा, तुम अचानक से इतनी ज्यादा सुंदर कैसे हो गई और तुम अपनी बहनों को छोड़कर कहाँ चली गई थी? माँ, मुझे पार्टी में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। सब मेरे काले रंग का मजाक उड़ा रहे थे, इसलिए मैंने सोचा कि मैं बाहर चली जाती हूँ। तभी मुझे एक सूखा पेड़ मिला, मैंने उसकी मदद की। एक बूढ़ी अम्मा मुझे परेशान दिखी, मैंने उनकी भी मदद की। तभी उन बूढ़ी अम्मा ने मुझे जादुई सोना चांदी के नेल पॉलिश के कुएं से जादुई नेल पॉलिश दी, जिसे लगाकर मैं इतनी ज्यादा सुंदर हो गई। लेकिन अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। सपना और काजल दीदी भी ठीक हो जाएंगी क्योंकि मेरे पास जादुई सोने की नेल पॉलिश है, जिसे लगाते ही बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। ऐसा कहकर दिव्या जादुई सोने की नेल पॉलिश सपना और काजल के हाथ और पैरों पे लगाती है, जिसे लगाते ही दोनों बहनें पहले की तरह बिल्कुल ठीक हो जाती हैं। तभी दोनों बहनें दिव्या से माफी मांगती हैं। हमारी प्यारी छोटी बहन, हमें माफ कर दे। हमने न जाने तेरा कितना मजाक उड़ाया और तू कितनी अच्छी है। चाहती तो माँ को सब सच बता देती कि पार्टी में से हमने तुझे बाहर निकाला और हमारे ऊपर हंसती भी कि अब हमारे हाथ और पैर नहीं रहे, लेकिन तूने ऐसा कुछ भी नहीं किया। आज हमें समझ आ गया कि इंसान की सुंदरता उसके चेहरे से नहीं होती, उसके दिल से होती है। तेरा दिल बहुत सुंदर है, बुरे तो हम हैं, बदसूरत तो हम थे जो तेरे इतने सुंदर दिल को नहीं समझ सके। बहन, हो सके तो हमें माफ कर देना। सपना और काजल दीदी, आपको अपने किए पर पछतावा है? बस मुझे इतना ही चाहिए और मैं तो हमेशा से आपके प्यार के लिए तरसती रही। मुझे आप दोनों का प्यार मिल गया, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अब हम तीनों बहनें एक साथ हंसी खुशी रहेंगे। तीनों बहनों का ऐसा प्यार देखकर तभी विनीता कहती है, सपना और काजल, देखा, आज दिव्या के अच्छे स्वभाव की वजह से उसे जादुई सोना चांदी की नेल पॉलिश मिली, जिसकी वजह से तुम्हारे पैर वापस आ गए। इसलिए कहते हैं इंसान के रंग रूप से उसे जज नहीं करना चाहिए, इंसान का दिल सुंदर होना चाहिए। अब तुम तीनों बहनें इसी तरह प्यार से रहना। मैं तुम्हारे लिए स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना बना कर लेकर आती हूँ। ऐसा कहकर विनीता खाना बनाने चली जाती है और तीनों बहनें इसी तरह हंसी खुशी रहती हैं। बहुत समय पहले की बात है, आरोही अपने माता पिता के साथ खुशी खुशी दिल्ली शहर में रहा करती थी। गर्मियों की छुट्टी थी, इसलिए आरोही अपने माता पिता के साथ गांव घूमने अपने चाचा चाची के घर रामपुर जा रही थी। आरोही बहुत ज्यादा खुश थी और पूरे रास्ते अपने माता पिता से बातें कर रही थी। मम्मी पापा, कितने दिन बाद हम गांव घूमने जा रहे हैं। मैं तो वहाँ जाकर बहुत एंजॉय करूँगी, भाग जाऊंगी, वहाँ पर आम खाऊंगी, लीची खाऊंगी, सुबह सवेरे उठूंगी, चिड़ियों की आवाज सुनूंगी, अच्छा अच्छा मौसम देखूंगी। गांव में कितना ज्यादा मजा आता है, थोड़े से दिन कब बीत जाते हैं पता ही नहीं चलता। हाँ आरोही बेटा, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। गांव में बहुत ज्यादा मजा आता है और तुम वहाँ जाकर बहुत एंजॉय करना। तुम खुश तो हम भी खुश। तुम्हारी खुशी के लिए ही तो गांव जा रहे हैं, वरना तुम तो जानती हो तुम्हारे पापा को बिल्कुल भी टाइम नहीं था। इस तरह हंसी खुशी पूरा परिवार गांव की ओर बढ़ रहा था।
लेकिन किसको क्या पता था कि आगे उनके साथ क्या होने वाला है, क्या दुर्घटना घटने वाली है, इस हंसते खेलते परिवार को किसकी नजर लगने वाली है। कुछ ही समय बाद एक हादसा होता है जिस कार में आरोही जा रही थी अपने माता पिता के साथ। उस कार का एक्सीडेंट हो जाता है और उस एक्सीडेंट में आरोही के माता पिता की तुरंत ही मृत्यु हो जाती है। आरोही को कुछ चोटें आती हैं और जब इस बात की खबर आरोही के चाचा किशोर दास को लगती है तो वह तुरंत हादसे वाली जगह पर पहुंचते हैं और आरोही को दिलासा देते हैं। आरोही का रो रो कर बुरा हाल था। चाचा जी, ये हमारी खुशियों को किसकी नजर लग गई? अभी थोड़ी देर पहले हम कितने ज्यादा खुश थे, मम्मी पापा मुझसे बातें कर रहे थे, लेकिन अचानक ये हादसा हो गया और मम्मी पापा मुझे हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के चले गए। अब मैं क्या करूँगी, किसके सहारे रहूंगी? चाचा जी, ये क्या हो गया? ऐसा नहीं होना चाहिए था। काश मैं भी मम्मी पापा के साथ उनके साथ चली जाती तो अच्छा रहता। अब मैं मम्मी पापा के बिना कैसे रहूंगी? आरोही बेटा, मैं तुम्हारे मम्मी पापा की कमी तो पूरी नहीं कर सकता, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हें कोई परेशानी ना हो। आज से तुम हमारे साथ हमारे घर में रहोगी, ठीक है बेटा? इस तरह आरोही के चाचा आरोही को दिलासा देते हैं, लेकिन दूर खड़ी आरोही की चाची महिमा वह आग बबूला हो रही थी। कुछ समय बाद आरोही के माता पिता का दाह संस्कार हो जाता है। घर जाने के बाद महिमा अपने पति से कहती है, देखो जी, आपने इस मनहूस की जिम्मेदारी उठाने का फैसला तो कर लिया है, लेकिन मैं आपसे पहले ही कह देती हूँ कि अगर ये हमारे साथ रहेगी हमारे घर में तो जैसा मैं कहूँगी वैसा ही करना पड़ेगा, वरना इस मनहूस का हमारे घर में कोई ठिकाना नहीं है। कह दीजिए चली जाएगी शहर और वहीं रह लेगी। हमने कोई ठेका नहीं लिया इस अनाथ का पालन पोषण करने का। हमारे भी अपने बच्चे हैं, उनका भी पालन पोषण करना है, पैसे पेड़ पे तो नहीं लग रहे हैं। अरे भाग्यवान, तू कैसी बातें कर रही है? अभी तो बेचारी ने अपने माता पिता को खोया है और तू कैसी बातें कर रही है? इस मनहूस को आए भी 1 घंटा नहीं हुआ और अभी से आपने इस मनहूस की साइड लेनी शुरू कर दी। मुझे सब दिखाई दे रहा है कि आपको तो बस अपनी भतीजी ही प्यारी है। देखो जी, मैं आपसे एक बार फिर कह रही हूँ, अगर आपने इसकी साइड ली और मेरे काम में दखल अंदाजी की तो मैं अपने बच्चों को लेकर मई के चली जाऊंगी और कभी वापस नहीं आऊंगी। चाहे कितना भी बुलाते रहना, मेरे पैर भी पड़ जाना, लेकिन मैं वापस नहीं आऊंगी। ये मेरी आखिरी वार्निंग है, इसे अच्छी तरह समझ लीजिए। आहिस्ता आहिस्ता चाचा और चाची में झगड़ा बढ़ जाता है। यह देखकर आरोही को बहुत दुख होता है। तभी आरोही अपनी चाची से कहती है, चाची जी, आप चाचा जी से झगड़ा मत कीजिए और आपको कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूंगी। और चाचा जी प्लीज, आप भी मेरी वजह से झगड़ा मत कीजिए। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा कि मेरी वजह से आप दोनों लड़ रहे हैं। चाची जी, मुझे क्या करना होगा बता दीजिए। अभी भी तो आया और पहाड़ के नीचे। चल जल्दी से घर की सफाई कर और उसके बाद बर्तन भी साफ करने हैं। और हाँ, कपड़े मत भूल जाना, बहुत सारे कपड़े गंदे पड़े हैं, वो भी धुलने हैं। और ये क्या ड्रामा दिखा रही है, आंसू दिखा रही है? मैं तेरे इन आंसू से डरने वाली नहीं हूँ। चल जल्दी से काम पर लग जा और उसके बाद तुझे तेरे हिस्से का खाना मिल जाएगा, मनहूस। बेचारी आरोही, अभी वह अपने माता पिता के गम से बाहर भी नहीं निकली थी कि उसे अपनी चाची का अत्याचार सहना भी पड़ता है। आरोही ने आज से पहले कभी काम नहीं किया था। वह तो बस पढ़ाई करती थी और अपने दोस्तों के साथ खेलती थी, कूदती थी, लेकिन माँ पिता की मृत्यु के बाद उसे अब ये सब काम भी करने पड़ते हैं। वह बहुत मुश्किल से घर की सफाई करती है और उसके बाद बर्तन साफ करती है और जैसे ही कपड़े धोने के लिए जाती है तो पानी नहीं होता। तभी वह अपनी चाची के पास जाती है और कहती है, चाची जी, मटके में थोड़ा पानी था, उससे मैंने बर्तन तो साफ कर दिए, लेकिन मुझे और पानी नजर नहीं आ रहा। कपड़े कैसे धोऊं समझ में नहीं आ रहा। हाँ मनहूस, मुझे पता है कि पानी नहीं है और हमारे घर में पानी तुम्हारे घर की तरह नहीं आता, जैसे शहर में टोटी लगी होती है। हमारे यहाँ पर नदी पर जाकर पानी भर के लेकर आना होता है और उससे काम करते हैं और कपड़े हम नदी पर जाकर धोते हैं। इससे सारे गंदे कपड़े उठा, नदी पर जा और उन्हें धो के लेकर आ। और कहीं पर भी दाग धब्बा नहीं होना चाहिए, साफ सुथरे होने चाहिए, समझ रही है ना? तभी तुझे खाने के लिए मिलेगा, वरना सोच ले रोटी का एक निवाला नहीं मिलने वाला। आरोही
रोते हुए सभी गंदे कपड़े उठाती है और नदी पर धोने चली जाती है और वहां जाकर बहुत मुश्किलों से उन कपड़ों को धोती है और रोती रहती है और उसके बाद घर आ जाती है। महिमा अपने पति और अपने बच्चों के साथ खाना खा रही थी और दूर खड़ी आरोही देख रही थी। तभी महिमा का छोटा बेटा राहुल आरोही से कहता है, दीदी दीदी आप दूर क्यों खड़ी हैं? सुबह से आप बस काम ही कर रही हैं, कुछ खाया भी नहीं है। आ जाइए हमारे साथ बैठकर खाना खाइए। कोई जरूरत नहीं है इस मनुष्य नौकरानी को हमारे पास बुलाने की। जब हम सब खाना खा लेंगे उसके बाद ही हमारे आगे का बचा कुचा खाएगी। यही इसकी औकात है, इससे ज्यादा नहीं। और तू ज्यादा दीदी का चमचा मत बन, आज के बाद मैं तुझे इससे बोलता हुआ ना देख लूं। ऐसा कहकर महिमा अपने बेटे को चुप कर देती है और उसके बाद सभी खाना खाकर चले जाते हैं और बेचारी आरोही उनके आगे का बचा कुचा खाती है और अपने माता पिता को याद कर बहुत रोती है। ऐसे ही रोज रोज आरोही के ऊपर अत्याचार हो रहे थे और हमेशा की तरह आज भी आरोही नदी के पास कपड़े धो रही थी कि तभी महिमा की एक ब्रांडेड साड़ी नदी में बहकर दूर चली जाती है, जिसे देखकर आरोही बहुत ज्यादा रोती है। अरे नहीं नहीं, यह क्या अनर्थ हो गया। चाची जी की ब्रांडेड साड़ी नदी में बहकर दूर चली गई और अगर चाची जी को पता चला तो वह तो मुझे मार मार कर जान से ही मार देंगी। मैं क्या करूं? चाची जी की साड़ी कैसे वापस लेकर आऊं? ऐसा सोचकर आरोही बहुत रो रही थी और वह दोपहर से शाम तक बैठी रहती है क्योंकि उसे बहुत अच्छी तरह से पता था कि अगर वह घर जाएगी तो उसकी बहुत ज्यादा पिटाई होगी। लेकिन और वह कर भी क्या सकती थी, उसे घर भी जाना था। आरोही बहुत हिम्मत करती है और घर चली जाती है और अपनी चाची को बता देती है कि कैसे उनकी साड़ी बहकर दूर चली गई। जब वह यह सुनती है तो गुस्से में लाल पीली हो जाती है और आरोही की बहुत ज्यादा पिटाई करती है और उसके बाद उससे कहती है, मनहूस वह साड़ी मेरी फेवरेट थी और मेरी सबसे ज्यादा महंगी थी। तूने उसे इतनी आसानी से नदी में बहा दिया, जरूर यह तूने जानबूझकर किया है। नहीं नहीं चाची जी, मैंने जानबूझकर नहीं किया। मैं तो सभी कपड़े धोकर घर वापस आ रही थी, लेकिन तभी बहुत तेज हवा चली और आपकी साड़ी उड़कर नदी में गिर गई। मैंने उसे निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह बहुत दूर जा चुकी थी। आप मेरी बात का भरोसा कीजिए, मैंने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया। हाँ, मैं तो जैसे मनहूस को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ कि ये तूने जानबूझकर ही किया है। मैं कुछ नहीं जानती कि वह साड़ी तू मुझे कैसे लाकर देगी, लेकिन मुझे वह साड़ी जरूर चाहिए। अगर तूने मुझे वह साड़ी लाकर नहीं दी तो सोच लेना कि मैं तेरा क्या हाल करूँगी। इस घर में तो तुझे मैं रहने ही नहीं दूंगी, लेकिन तेरा हाथ पैर भी तोड़ दूंगी और तेरी पूरी शक्ल भी बिगाड़ दूंगी। किसी को मुँह दिखाने के काबिल नहीं बचेगी, इसलिए जा और मेरी साड़ी लेकर आ। चाची जी, रात बहुत हो रही है, जंगल में नदी के पास इतनी रात को जाऊंगी तो अगर कोई खतरनाक जानवर आ गया और उसने मुझे अपना शिकार बना लिया। जानवर तुझे अपना शिकार बनाए या ना बनाए, अगर तू मेरी साड़ी लेकर नहीं आई तो तुझे मैं अपना शिकार जरूर बना दूंगी। इसलिए चुपचाप जा और मेरी साड़ी लेकर आ। आरोही रोते हुए जंगल की ओर जा रही थी और अपने माता पिता को बहुत ज्यादा याद कर रही थी। पिताजी, आप दोनों मुझे अकेला छोड़कर क्यों चले गए? काश उस कार एक्सीडेंट में मैं भी आप लोगों के साथ मर जाती तो कितना अच्छा रहता। कम से कम मुझे आज चाची का इतना अत्याचार तो सहना नहीं पड़ता। उन्होंने मुझे इतनी रात को घर से बाहर निकाल दिया। अब मैं उनकी साड़ी कहाँ से लेकर आऊंगी? अगर साड़ी नहीं लेकर आई तो वो मुझे अपने घर में रहने तो देंगी ही नहीं, साथ में पिटाई भी बहुत ज्यादा करेंगी। आज मुझे आप लोगों की बहुत याद आ रही है। इस तरह आरोही रोते हुए नदी तक पहुंच जाती है, लेकिन वहां जाकर आरोही देखती है तो पूरा नजारा बदला हुआ ही होता है, क्योंकि आरोही देखती है कि उसके सामने दो नदी हैं। एक तरफ सोने के मटके बह रहे थे तो दूसरी तरफ चांदी के मटके बह रहे थे, जिसे देखकर आरोही कहती है, अरे यह मैं क्या अद्भुत नजारा देख रही हूँ। मेरे सामने सोने और चांदी के मटके की नदी, लेकिन दोपहर तक तो ऐसा कुछ भी नहीं था। दोपहर तो यहाँ पर सादा पानी बह रहा था, लेकिन अचानक ये सब क्या? आरोही ऐसा कह ही रही थी कि तभी जादू सोने के मटके की नदी से आवाज आती है, यह वह नदी नहीं है जिसके बारे में तुम बात कर रही हो। तुम रास्ता भटक गई हो और तुम यहाँ आ गई।
चलो अच्छा ही है कि कोई इंसान यहाँ तो आया। मैं इस जादू सोने के मटके की नदी हूँ और इस सोने के मटके के अंदर एक चुड़ैल है जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। वह कैद है और जैसे ही वह चुड़ैल आजाद हो जाएगी तो तुम्हें बहुत सारी धन दौलत देगी, इतनी सारी धन दौलत कि तुम्हारी जिंदगी में कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। लेकिन वह चुड़ैल आजाद होकर तबाही भी मचा सकती है, लेकिन वह तुम्हें कुछ नहीं कहेगी। मैं कब से किसी इंसान का इंतजार कर रही थी, लेकिन कोई यहाँ पर आता ही नहीं था। चलो अच्छा है कि जाने अनजाने में तुम यहाँ आ गई। मैं जादू चांदी के मटके की नदी हूँ और जादू चांदी के मटके के अंदर एक बहुत सुंदर परी है जिसे एक चुड़ैल ने कैद किया है। अगर तुम उसे आजाद कर देती हो तो तुम्हें मिलेगा तो कुछ भी नहीं, लेकिन वह परी आजाद हो जाएगी। अब तुम्हारे हाथ में है कि तुम्हें धन दौलत चाहिए या तुम परी को आजाद करना चाहती हो। जादू सोना चांदी के मटके की नदी, मैं धन दौलत का लालच नहीं करूंगी। धन दौलत के लालच में आकर एक खतरनाक चुड़ैल को आजाद नहीं करूंगी, बल्कि मैं एक अच्छी परी को आजाद करूंगी। चाहे इसके बदले मुझे कुछ भी ना मिले, मैं बुरा काम कभी नहीं करूंगी। इसलिए मैं जादू चांदी के मटके की परी को आजाद करना चाहती हूँ। ऐसा कहकर आरोही जादू चांदी के मटके को उठाती है और जादू चांदी के मटके की परी को आजाद कर देती है। जैसे ही परी आजाद होती है तो वह उससे खुश होकर उसे बहुत सारी धन दौलत देती है। बहुत सारे हीरे, सोना, पैसा, इतने सारे धन दौलत पाकर आरोही बहुत ज्यादा खुश होती है और परी को धन्यवाद कहकर अपनी चाची के घर आ जाती है। इतनी सारी धन दौलत देकर चाची की आंखें चमक जाती हैं और महिमा आरोही को जोर से थप्पड़ मारकर कहती है, इतना सारा सोना, हीरे, पैसे तुझे कहाँ से मिले? मुझे सच सच बताना। अगर तूने मुझसे झूठ बोलने की कोशिश भी की तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। जल्दी बता कि तुझे इतनी सारी धन दौलत कहाँ से मिली, कहाँ से लेकर आई? क्या कहीं तूने चोरी की है? आरोही अपनी चाची को सब सच बता देती है कि उसे जादू सोने और चांदी के मटके की नदी मिली, जहाँ से उसे इतनी सारी धन दौलत मिली है। यह सुनकर महिमा लालच में आ जाती है और वह मन ही मन में सोचती है, ये मनहूस तो हमेशा बेवकूफ की बेवकूफी रहेगी। जब जादू सोने के मटके की नदी कह रही थी कि चुड़ैल को आजाद करने की वजह से इसे इतनी सारी धन दौलत मिलेगी कि पूरी दुनिया में इससे अमीर कोई और नहीं होगा, तो ये क्या बेवकूफ थी जो इसने जादू चांदी के मटके को चुना और उसकी परी को आजाद किया? मैं तो जादू सोने के मटके को चुनती, बेवकूफ। ऐसा सोचकर महिमा भी जादू सोने और चांदी के मटके की नदी के पास पहुंच जाती है और वहां जाकर तुरंत जादू सोने का मटका उठा लेती है और उसे खोल देती है। और जैसे ही वह उसे खोलती है तो उसके अंदर से बहुत ही ज्यादा खतरनाक चुड़ैल निकलती है और वह चुड़ैल तुरंत ही महिमा को खा लेती है और दोबारा से जादू सोने के मटके के अंदर चली जाती है। इस तरह आरोही की चाची को उसके लालच और बुरे कर्मों की सजा मिल जाती है और वहीं दूसरी तरफ आरोही अपने अच्छे स्वभाव की वजह से इतनी सारी धन दौलत के साथ एक हंसी खुशी जीवन बिताती है।